इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले अगर आप अपने स्टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर अच्छा खासा अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करनी होती है। प्लस आपके स्टॉक मार्केट या एमएफ के जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है और उसको आप कैसे बचा सकते हो, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरा एक मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी हर एक इनकम के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, तो एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए, जो टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है वो दो तरीके से यूज में ली जाती है। एक होता है पहले आप प्रॉफिट बुक कीजिए एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसको आप वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। सेकेंड होता है लॉस बुकिंग करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही स्ट्रैटेजी जो है लाइव दिखाने वाला हूं। तो भाई आप मेरा यहाँ पे जीरोधा का अकाउंट देख सकते हैं। मेरे पास में एक स्टॉक है IRFC करके, जिसको मैं IPO से 2021 से होल्ड करता हूं। अभी तक उसके ऊपर 61,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, जो भी मैंने IPO के अंदर शेयर्स खरीदे थे। अब चलिए इसी को एग्जांपल लेकर हम लोग इसके ऊपर जो है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इक्विटी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। ये आपका स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड दोनों पे सेम फंडा होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर एक साल से पहले किसी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को आपने बेचा तो उसके ऊपर 15% का स्पेशल टैक्स रेट लगता है। वहीं पे किसी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को एक साल के बाद में अगर आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। 1 लाख तक के प्रॉफिट आपका एग्जाम्प्ट रहता है और उसके बाद जितना भी आपका प्रॉफिट रहेगा 10% का टैक्स रेट लगेगा। अब चलो हम लोग इसी को समझ लेते हैं। IRFC का ये जो शेयर है, मेरे पास में 531 शेयर है जो मैंने IPO के अंदर अप्लाई किए थे। उस टाइम पे 26 रुपए का जो है शेयर प्राइस था और आज की डेट में 142 रुपए है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरी जो बाई वैल्यू है 13,806 रुपए होगी, जो कि IPO की मेरी उस टाइम की वैल्यू है और आज की डेट में 142 रुपए चल रहा है। अब मान लो मैं इसको 8 साल तक होल्ड करता हूं, 8 साल बाद में इस शेयर का प्राइस जो है 300 रुपए हो जाता है। तो उस टाइम पे जब मैं 300 रुपए में बेचूंगा तो मेरे हाथ में 1,59,300 रुपीज आएंगे। अब इसके ऊपर अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करता हूं तो 1,45,000 का बनता है। सेल वैल्यू आपकी 1,59,000 रहेगी। बाय वैल्यू IPO की प्राइस पे मैंने खरीदा था 13,806, तो 1,45,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करता हूं 8 साल बाद में। अब गाइस इसके अंदर 1 लाख रुपए का मेरे को एग्जाम्पशन मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और इसके ऊपर मेरा 45,000 रुपए का नेट LTCG बनता है, जिसके ऊपर 10% का टैक्स रेट लगेगा, यानी कि 4,549 रुपए का मेरा यहाँ पे टैक्स बन जाएगा जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। तो भाई ये तो मैंने बात की एक शेयर की। ऐसे अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखता होगा मेरा कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए हो रखा है। तो आप एज्यूम लगा सकते हो कि आज की डेट में अगर आप वो पूरा रिडीम कर लेते हो तो कितना आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब गाइस आज 2024 में IRFC का जो शेयर प्राइस है वो 142 रुपए चल रहा है। तो मैं आज की डेट में क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, यानी 75,402 रुपए के अंदर मैं इसको बेच दूंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखोगे तो मेरी बाय वैल्यू 13,806 है और मेरी जो सेल वैल्यू है वो 75,402 रुपए, यानी 61,596 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मैं 2025 के अंदर यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं शेयर यहाँ पे मैंने मार्च के अंदर एंड होने से पहले बेचे, उसी टाइम पे एक या 2 दिन के अंदर ही मुझे वापस वो अपने पैसे जो है उसी शेयर के अंदर वापस री इन्वेस्ट करने हैं। यानी 531 शेयर है वापस में 142 रुपए की प्राइस के ऊपर खरीद लूंगा लिमिट ऑर्डर लगा करके। तो मान लीजिए 2025 का जब एंड आता है, यानी मार्च खत्म होने से पहले, तो इस शेयर का प्राइस 200 रुपए हो जाता है। तो वापस उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, वापस मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 1,06,200 रुपए की सेल वैल्यू हो गई। अब मेरी जो बाय वैल्यू है वो ये वाली काउंट नहीं होगी, वो काउंट होगी मेरी ये वाली, क्योंकि मैंने जो शेयर यहाँ पे लिया था 2024 जब एंड हो रहा था फाइनेंशियल ईयर, उस टाइम पे तब 142 रुपए के अंदर मैंने लिया था, ना कि 26 रुपए के अंदर। तो मेरा अब जो प्रॉफिट आएगा वो 30,798 रुपए आएगा। और ये सारे प्रॉफिट अगर आपके 1 लाख के नीचे, तो कोई भी आपको अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करना। इसी तरह से आप 2025 का जब मार्च आता है उस टाइम पे क्या करते, वापस यहाँ पे अपने जो स्टॉक्स है जो आपने 200 रुपए की शेयर प्राइस पे बेचे थे, फटाफट एक दिन के अंदर वापस 200 रुपए की प्राइस पे 531 शेयर आप वापस खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए 2026 का जब एंड आने वाला था फाइनेंशियल ईयर एंड का, तब 250 रुपए का CMP चल रहा था। तो उस टाइम पे वापस आपने यहाँ पे शेयर्स को बेचा और यहाँ पे आपने 26,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया और वापस यहाँ पे 531 शेयर जो है 250 रुपए के भाव पे वापस खरीद लिए। अब गाइस इससे क्या हो रहा है, आप हर साल जो है अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और आप हर साल जो है
1 लाख रुपए के नीचे का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इससे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। अब लोग यहाँ पे पूछेंगे भाई इससे तो कंपाउंडिंग टूट जाएगी, क्योंकि अगर मैं हर साल यहाँ पे शेयर बेचूंगा तो मेरी फिर कंपाउंडिंग कैसे होगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप देख सकते हैं अगर 8 साल के बाद में भी मैं शेयर को बेचता तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था वो 1,45,000 रुपए का किया था। वहीं पे अगर उसको मैं 5 सालों के अंदर भी डिवाइड कर देता हूं तब भी मेरा जो हर साल का प्रॉफिट बुकिंग है अगर मैं सबको ऐड करता हूं तब भी मेरा 1,45,494 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि पहले मैंने 4,549 का टैक्स दिया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने कोई टैक्स नहीं दिया है, क्योंकि हर साल में 1 लाख रुपए से कम का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अब कई लोग यहाँ पे डाउट करेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, जिस प्राइस के ऊपर आप बेच रहे हो उस प्राइस के ऊपर आप कैसे शेयर को वापस खरीद सकते हो। तो देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने आज ही मैंने ये चीज की है, 143.75 पे मैंने बेचा है और सेम उसी प्राइस के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा के मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा गैप नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन बाद में मैं वापस पैसा री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको जो है कुछ ही दिनों के अंदर उसी प्राइस के ऊपर या उसी प्राइस के आसपास यहाँ पे आपको खरीदना होगा। अगर ये गैप ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जितना टैक्स बचा रहे उससे ज्यादा हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये इंपॉर्टेंस है कि आप वापस जो अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं मेक श्योर कीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो उसकी जो एनएवी वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही आसपास होनी चाहिए। अगर शेयर खरीद रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट उतना ही आसपास होना चाहिए। भाई इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली तरीके से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, उसके अंदर आप फाइंड आउट कीजिए कौन कौन से शेयर को जो है 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मेरा कितना प्रॉफिट हो चुका है, उन सभी की एक लिस्ट बनाइए और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना मेरा यहाँ पे शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, कितनी यहाँ पे क्वांटिटी है और राइट नाउ शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप टोटल जो है 1 लाख रुपए या उससे कम का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वापस जैसे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में या वॉलेट के अंदर आता है वापस जो है आप सभी शेयर के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। जिस भी शेयर के ऊपर आपने जो यहाँ पे सेल किया है यानी उसी के आसपास आपको वापस अपनी बाय वैल्यू रखनी है। तो इससे क्या होगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1 लाख रुपए से कम का प्रॉफिट बुक करेंगे, जीरो टैक्स पे करेंगे और वापस अपना पैसा जो है उसी शेयर के आसपास री इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो है आपको अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि टैक्स पे नहीं करना तो आईटीआर तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो भी यहाँ पे शेयर बेच रहे हो चाहे आपका 1 लाख से नीचे का भी प्रॉफिट है तो स्टिल आपको आईटीआर के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड मेथड की जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब भाई इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है इस साल का 5 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख की आप एग्जामिशन ले लेते हो, नेट आपका 4 लाख हो जाता है, टैक्स लग जाता है 10% यानी कि 40,000 रुपए। अब इस 40,000 रुपए को अगर आप बचाना चाहते हो या फिर कम करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, आपने ये भी देखा कुछ शेयर ऐसे भी है जहां पे मेरा 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसको बुक नहीं किया है। तो यहां पे भी आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे भाई आपको थोड़ा सा जो है संभल करके चलना होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, वापस मान लो 1000 शेयर थे आपके 500 रुपए की वैल्यू के थे, 2021 के अंदर आपने खरीदे थे, राइट नाउ उसका प्राइस जो है ना 500 से गिर करके 200 रुपए हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 3 लाख रुपए का लॉस चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी अभी राइट नाउ अभी अपने लॉस जो है बुक नहीं किया। अब क्या करते हैं आप, 2024 का जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने को आता है आप क्या करते हैं, लॉस बुकिंग कर लेते, 3 लाख रुपए का आप लॉस बुक कर लेते। इससे क्या होगा, आपका जो 5 लाख का जो एलटीसीजी जो गेन है जो ऑलरेडी आप बुक कर चुके हैं और 3 लाख को आप सेट ऑफ कर पाएंगे आपका जो भी लॉस बुक हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपका 2 लाख रुपए का बेसिकली जो है कैपिटल गेन बनता है लॉन्ग टर्म, उसमें से भी 1 लाख रुपए आप हटा दो तो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर 10% यानी कि 10,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस साल आप 40,000 रुपए का टैक्स पे कर रहे थे उसी साल केवल आपको 10,000 रुपए का टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस हुआ था आपका 3 लाख रुपए का, उससे आपने सेट ऑफ कर दिया। इससे आपका ये 40,000 रुपए का टैक्स जो है रिड्यूस होकर के 10,000 रुपए बन गया। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो मेरा लॉस हो गया, लॉस में बुक करना ही नहीं चाहता था, तो वापस क्या करना है, जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे किया था वापस आपको री इन्वेस्ट कर देना है। यानी कि 2 लाख रुपए आपके जो अकाउंट में आएंगे ना शेयर बेचने के बाद में, लॉस में बेचने के बाद में, वापस आपको री इन्वेस्ट करना है। वापस आपने जो है 1000 शेयर खरीद लिए 200 रुपए की प्राइस पे, फिर मान लो 25 में वो 300 रुपए रेट चल जाता है तो आप 1-1 लाख रुपए मान लीजिए उसके नीचे प्रॉफिट बुक कर लेते। और मान लीजिए एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने जिस कॉस्ट के ऊपर खरीदा था उसी के ऊपर वापस शेयर की वैल्यू आ जाती है तो वापस आप निकाल देते। तो भाई इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपने जो शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ, जिस प्राइस के ऊपर आपने खरीदा था उसी प्राइस के ऊपर आपने बेच दिया।
लेकिन उसका जो प्रॉफिट था, उसका जो लॉस था, आपने बहुत सारे वेरियस जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको भी आप ऑप्टिमाइज करके जो अपना टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहीं पे आपका प्राइस जो है 500 रुपये चला गया 2025 के अंदर, तो फिर आपकी जो बाय वैल्यू है ना वो ये 5 लाख नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 2 लाख। तो उस केस में आपका फिर कैपिटल गेन बन जाएगा 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा दिमाग लगा करके आपको इंप्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेट ऑफ रूल्स बताना चाहूंगा कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन भाई जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना वो केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हो, और किसी साल अगर सेट ऑफ नहीं होता है, बच जाता है, तो उसको आप अपनी आईटीआर के अंदर 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी या फिर जो एलटीसीजी वाली स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू कैसे आप अपना अच्छा खासा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है बचा सकते हैं, और हर साल कैसे आप अपना 1 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू फाइलिंग कराना चाहते हैं, अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, तो उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारी वेबसाइट myonlinec.in को विजिट कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।